24 जनवरी 2023 को हिंडनबर्ग रिसर्च ने एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसके बाद देश की राजनीति में जबरदस्त भूचाल आ गया था। अब 18 महीने के बाद हिंडनबर्ग की एक और रिपोर्ट पर हंगामा खड़ा हो गया है। इस बार हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट में सेबी की प्रमुख माधवीपुरी बुच पर सवाल खड़े किए गए हैं। हिंडनबर्ग की ताजा रिपोर्ट में यह कहा गया है कि सेबी प्रमुख और उनके पति उसी फंड में निवेश कर रहे थे जिनके साथ अदानी ग्रुप के प्रमुख गौतम अदानी के भाई विनोद अदानी का संबंध था। हिंडनबर्ग के अब आरोपों को सेबी चीफ और अडानी ग्रुप दोनों ने ही बेबुनियाद करार दे दिया है। रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों का जोरदार खंडन किया है, लेकिन अमेरिका से आई रिपोर्ट ने देश में राजनीतिक विस्फोट कर दिया है। पक्ष विपक्ष में जबरदस्त वार पलटवार हो रहे हैं। अब सवाल यहां पर यह है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की हकीकत क्या है, तथ्य है या फिर अर्धसत्य है। इसी का विस्तार से विश्लेषण करती यह रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए। तो मुमकिन है 631 207वीं स्ट्रीट, न्यूयॉर्क, अमेरिका। दिल्ली से करीब 12,000 किलोमीटर का फासला है, लेकिन इसी पते से आई एक रिपोर्ट ने दिल्ली की राजनीति को गरमा दिया है। बात हिंडनबर्ग की कर रहे हैं, जिसने एक और रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में कई बड़े खुलासे किए हैं। सेबी यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन पर सीरियस आरोप लगाए हैं। अदानी ग्रुप और सेबी चीफ के बीच लिंक होने का दावा किया गया है। विसिल ब्लोअर दस्तावेजों के आधार पर हिंडनबर्ग ने दावा किया है कि अदानी विवाद से सेबी चीफ और उनके पति का कनेक्शन है। सेबी चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच और उनके पति की मॉरिशस की ऑफशोर कंपनी ग्लोबल डायनामिक अपॉर्चुनिटी फंड में हिस्सेदारी है। हिंडनबर्ग ने अपनी नई रिपोर्ट में कहा है कि 18 महीने पहले अदानी समूह पर अपनी रिपोर्ट जारी की थी, लेकिन सेबी ने समूह पर कार्रवाई नहीं की। हिंडनबर्ग के आरोपों पर सेबी चीफ की तरफ से जवाब आया। माधवीपुरी बुच और उनके पति ने बयान जारी कर आरोपों को बेबुनियाद करार दिया। आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है। जिस फंड की बात हो रही है उसमें पैसा 2015 में लगाया गया था। उस वक्त मैं और मेरे पति सिंगापुर में रहते थे। साथ ही सेबी का सदस्य बनने से लगभग 2 साल पहले फंड में पैसा लगाया गया था। सेबी ने हिंडनबर्ग को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, लेकिन नोटिस का जवाब देने की बजाय हिंडनबर्ग ने सेबी की विश्वसनीयता और मेरे चरित्र हनन का विकल्प चुना है। हिंडनबर्ग के नए इल्जामों को लेकर अदानी ग्रुप की तरफ से भी जवाब दिया गया है। अदानी ग्रुप की तरफ से कहा गया है कि हिंडनबर्ग के आरोप दुर्भावनापूर्ण है। पहले से तय नतीजों तक पहुंचने के लिए पहले से उपलब्ध सार्वजनिक जानकारी से चुनिंदा टुकड़े उठाकर रिपोर्ट बनाई गई है। ये काम निजी लाभ के लिए किया गया है और ऐसा करते हुए तथ्यों और कानून का ध्यान नहीं रखा गया। अदानी ग्रुप इन आरोपों को सिरे से खारिज करता है। रिपोर्ट में पहले ही निराधार पाए गए आरोपों को फिर से पेश किया गया है। इन आरोपों को मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट पहले ही खारिज कर चुका है। हम दोहराना चाहते हैं कि विदेशों में हमारा निवेश पूरी तरह पारदर्शी है और सारी जरूरी जानकारियां बराबर तमाम कागजात में सार्वजनिक की जाती हैं। इस शरारत भरी रिपोर्ट में जिन व्यक्तियों के नाम हैं, उनके साथ अदानी ग्रुप का कोई कारोबारी रिश्ता नहीं है। ये रिपोर्ट हमारी छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश है। ग्रुप पूरी पारदर्शिता का पालन करता है और जरूरी नियमों का पालन करता है। भारतीय शेयर बाजार नियमों का उल्लंघन करने वाले बदनाम शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग की ये रिपोर्ट ध्यान भटकाने की एक हताशा भरी कोशिश है। जाहिर है हिंडनबर्ग को भारतीय कानूनों की कोई परवाह नहीं है। हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट आने के बाद सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई। जमकर वार पलटवार होने लगे। विपक्ष के नेताओं की ओर से एक के बाद एक ट्वीट किए गए। संसद सत्र को जल्द खत्म किए जाने को इस रिपोर्ट से कनेक्ट करके सवाल उठाए जाने लगे। राहुल गांधी ने पूछा, सेबी चीफ ने अब तक इस्तीफा क्यों नहीं दिया? This is an explosive allegation because it alleges that the umpire herself is compromised. The savings of millions of Indians, hard-earned, honestly earned savings, are at risk. It is therefore imperative that this matter is investigated. Why has Chairperson Madhavi Buch not resigned? Second, God forbid something were to go wrong and investors were to lose their money. Who is responsible? Is the Prime Minister of India responsible? Is Madhavi Buch responsible? Or is Mr. Adani responsible?
राहुल गांधी ने 3 सवालों की तह तक जाने की मांग की तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई नेताओं ने जेपीसी की मांग करने में देर नहीं की। गौतम अडानी जी की कंपनियों में, ऑफशोर कंपनियों में सेबी की चेयरमैन और उनके पति की इन्वेस्टमेंट्स हों और भारत सरकार फिर भी उनको सेबी का चेयरपर्सन बनाए, बताइए सवाल उठते हैं या नहीं उठते? इसलिए हम जेपीसी की मांग करते हैं। जेपीसी के बगैर इन सवालों के जवाब नहीं मिल सकते। सरकार पर प्रहार का मुफीद मौका था, लिहाजा आम आदमी पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी पर डायरेक्ट अटैक करने में देर नहीं की। सेबी की अध्यक्ष माधवीपुरी बुच और उनके पति धवल बुच ने लगभग $10 मिलियन उन्हीं फर्जी कंपनियों में लगाए हैं जिसकी इनको जांच करनी थी। ये अडानी का घोटाला नहीं है, ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का घोटाला है, ये भारतीय जनता पार्टी का घोटाला है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद राजनीतिक बयानबाजियों का दौर शुरू हुआ तो बात पटना से लेकर मुंबई तक पहुंची। आरजेडी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने सरकार को घेरा। माधवी बुच, उसके ऊपर आरोप लगा है कि उनकी इन्वेस्टमेंट है अडानी के कंपनी में, वो यंत्रणा है किस प्रकार से काम कर रही है और किस प्रकार से भ्रष्ट हो रही है। ये सामने आने के बाद भी अगर सरकार चुप बैठती है तो ये सरकार सबसे बड़ी भ्रष्ट है। इसकी उच्च स्तरीय जांच हो। मैं समझता हूँ नथिंग शॉर्ट ऑफ जेपीसी, दूध का दूध पानी का पानी हो, क्योंकि सिस्टम की ऐसी रिगिंग ये अभूतपूर्व है। अमेरिका की रिसर्च कंपनी के आरोपों पर देश में सियासी वार पलटवार होने लगे। विपक्ष हमलावर हुआ तो बीजेपी ने भी जवाब देने में वक्त जाया नहीं किया। विदेशी कंपनियों से कांग्रेस का रिश्ता पुराना है, इसलिए भारत के हर आर्थिक संस्थान पर लगाना निशाना है। संदेह बहुत गहरा हो जाता है कि सीमा पार से विपक्ष के कुछ ऐसे तार जुड़े हुए हैं और यह बात हम गंभीरता से कह रहे हैं कि विपक्षी दल भारत में अस्थिरता और अराजकता उत्पन्न करना चाहते हैं। सुधांशु त्रिवेदी यहीं नहीं रुके, सवाल उठाया कि हर बार संसद सत्र के दौरान ही ऐसी रिपोर्ट आने के पीछे मकसद क्या है। विगत कई वर्षों से जब जब भारत में संसद का सत्र चलता है तब तब विदेश में कोई ना कोई रिपोर्ट छपती है। जनवरी में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट बजट सत्र शुरू होने से ठीक पहले आई थी। सारे सीक्वेंस जाके देख लीजिएगा, संसद सत्र के दौरान ही आते हैं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर हो रही राजनीति को लेकर बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर भी बोले। कहा, रिपोर्ट में कुछ भी यकीन करने लायक नहीं है। कोई सच नहीं है। इन्होंने झूठ और काफ़ी सारे जो कहते हैं इन्वेंडो, जो उनके ओपिनियंस हैं, जोड़कर एक तरह से उसमें थोड़े बहुत सच्चाई मिलाकर उन्होंने एक कॉन्स्पिरेसी थियरी खड़ा कर रखा है। मुझे नहीं लगता है ये इसमें कोई दम है या कोई सच्चाई है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर देश की राजनीति यूं ही नहीं गरमाई है। असल में रिपोर्ट के बहाने विपक्ष को सरकार को घेरने का मौका मिल गया है। पिछले साल हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर संसद से सड़क तक जमकर राजनीति हुई थी। वजह क्या थी, सुनिए। करीब 18 महीने पहले 24 जनवरी 2023 को हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी ग्रुप को लेकर एक रिपोर्ट पब्लिश की थी। रिपोर्ट के बाद ग्रुप के शेयरों में $86 मिलियन की गिरावट आई थी, लेकिन बाद में इसमें रिकवरी भी आई। इस रिपोर्ट को लेकर सेबी ने हिंडनबर्ग को 46 पेज का कारण बताओ नोटिस भी भेजा था। हिंडनबर्ग रिपोर्ट जारी होने के बाद शेयर बाजार में भूचाल आ गया था। निवेशकों के करोड़ों रुपए डूबे थे। अडानी समूह के अधिकांश शेयरों में लगातार गिरावट दर्ज की गई थी। आर्थिक नुकसान का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि रिपोर्ट आने से पहले गौतम अडानी दुनिया के धन कुबेरों में नंबर 2 अरबपति थे, लेकिन रिपोर्ट आने के बाद 36वें नंबर पर खिसक गए थे। इस बार हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में अडानी ग्रुप के साथ ही सेबी चीफ पर भी इल्जाम लगाए हैं। यही वजह है कि देश की राजनीति उफान पर है। जुबानी ही नहीं, सोशल मीडिया में भी जमकर वार पलटवार हो रहे हैं। कई यूजर हिंडनबर्ग पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। यूजर भगवान वाचा लिखते हैं कि रिपोर्ट को तैयार करने में बरती गई बौद्धिक मेहनत की कमी से काफी निराश हूं। मुझे नहीं पता कि अडानी के सौदे क्या है, लेकिन माधवीपुरी बुच पर कथित हमले का काम वास्तव में काफी काल्पनिक है और मेरी राय में इसमें कोई दम नहीं है। एक और यूजर अजय रोटी लिखते हैं कि वे हितों के टकराव पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन उनकी पूरी रिपोर्ट हितों के टकराव से शुरू होती है। यूजर आलोक भट्ट ने भी रिपोर्ट को भ्रमित करने वाला बता दिया।
हिंडनबर्ग की सेबी को लेकर जारी इस रिपोर्ट पर आलोक भट्ट नामक यूजर ने 10 पॉइंट्स के जरिए समझाते हुए इसे झूठा करार दिया है। उन्होंने बताया कि सेबी पर हमला करने के लिए शेयर की गई रिपोर्ट एक झूठ है, जिसका मकसद भ्रम पैदा करना और कांग्रेस को उसके खेल में मदद करने के लिए हथियार मुहैया कराना है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद जिस तरह से बयानबाजी का दौर चल रहा है, उससे साफ है कि राजनीति का पारा अभी और चढ़ेगा। लिहाजा ये जानना भी जरूरी है कि आखिर ये हिंडनबर्ग है क्या। हिंडनबर्ग रिसर्च अमेरिकी रिसर्च कंपनी है, जिसकी स्थापना 2017 में नॉर्थन एंडरसन ने की थी। हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनियों के गहन विश्लेषण और जांच का दावा करती है। सार्वजनिक रूप से मौजूद डेटा, फाइनेंशियल रिपोर्ट, लीगल डॉक्यूमेंट्स, इंटरव्यू और अन्य सोर्सेज का इस्तेमाल करती है। मकसद उन कंपनियों की खोज करना है जो गलत काम, धोखाधड़ी या गलत बयानी में शामिल हो सकती हैं। इस कंपनी का हेडक्वार्टर अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। हिंडनबर्ग नाम 6 मई 1937 में न्यू जर्सी के मैनचेस्टर टाउनशिप में हुए हिंडनबर्ग एयरशिप एक्सीडेंट के नाम पर रखा गया है। हिंडनबर्ग हादसे को ही आधार बनाकर शेयर बाजार और निवेश में गड़बड़ी की जांच के लिए नॉर्थन एंडरसन ने कंपनी बनाई और नाम दिया हिंडनबर्ग, जो दावा करती है कि हिंडनबर्ग हादसे की तर्ज पर शेयर बाजार में हो रहे गोलमाल और गड़बड़ियों पर निगरानी रखते हैं। उनकी पोल खोलना और सामने लाना मकसद है, लेकिन सच्चाई क्या है ये एक्सपर्ट से सुनिए। सेबी के जो आला कमांड है, जो हाई कमांड है, उनके ऊपर अटैक करे और ऐसा मुद्दा उठाए जिसे विपक्ष और जो यहाँ की जो राजनीति है उसके अंदर में मुद्दा उठे और बार बार जेपीसी एक रट लग जाए कि भाई अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुँचे। मुझे लगता है कुछ हद तक बांग्लादेश में जो कांड हुआ है पिछले 10 दिन में, उसी को लेकर एक एक्सटेंशन, एक माहौल खराब करना चाहते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी का दावा है कि अब तक 16 ऐसी रिपोर्ट्स वो जारी कर चुकी है, लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करता है कंपनी का सीक्रेट एजेंडा। कंपनी की वेबसाइट दावे तो बहुत सारे करती है, लेकिन बहुत सी अहम जानकारियां न तो वेबसाइट पर मौजूद हैं और न ही किसी और प्लेटफॉर्म पर। मिसाल के तौर पर इतनी बड़ी फर्म के पीछे एंडरसन के अलावा और कौन है, ये कोई नहीं जानता। अब बात एक और बड़ी सियासी खबर की। देखिए, उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाला है। बीजेपी अपनी खोई हुई सीटों को पाना चाहती है, तो समाजवादी पार्टी अपनी जीत को जारी रखने की कोशिश में जुटी हुई है। लेकिन इस बीच मायावती ने सबके समीकरण को फेल कर दिया है। बहुजन समाज पार्टी कभी उपचुनाव नहीं लड़ती थी, लेकिन इस बार पूरी तैयारी के साथ उपचुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। तो सवाल है कि मुकाबले में मायावती के अब आ जाने से किसको नुकसान होगा? ये किस मुद्दे पर यह चुनाव लड़ा जाएगा? हिंदुत्व, पीडीए फॉर्मूला या SC/ST का मुद्दा? सवाल यह भी है कि बीएसपी की वजह से कहां पर कौन जीत या फिर हार सकता है। उपचुनाव में मायावती की एंट्री। मायावती के ऐलान से किसकी धड़कनें बढ़ी? पिछले कुछ दिनों से बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती पूरे दमखम के साथ कई मुद्दों को लेकर सक्रिय हैं। और बीजेपी की केंद्र की सरकार की मंशा, जिसकी वकालत उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में की थी, जिसके तहत इस देश के समूचे SC व ST वर्गों के लोगों को क्रीमी लेयर के बहाने तथा उनके बीच में उप वर्गीकरण करके उन्हें आरक्षण से ही हमेशा के लिए वंचित कर दिया जाए। 31 जुलाई से लेकर अब तक के उनके ट्वीट्स पर नजर डालेंगे तो तस्वीरें साफ हो जाएंगी। बीएसपी का प्लान क्या है, इसकी झलक दिखा जाएंगी। जाति कैसे पूछ लिए बताइए बस। 31 जुलाई को मायावती ने जातीय जनगणना को लेकर संसद में हंगामे को नाटकबाजी बताया था। 2 अगस्त को SC/ST में क्रीमी लेयर के मुद्दे को लेकर सामने आई।
और आरक्षण के बंटवारे की चर्चा पर कड़ा ऐतराज जताया था। 3 अगस्त को अखिलेश यादव को डीएनए के मुद्दे पर घेरा और पूछा कि अयोध्या गैंगरेप केस में आरोपी का डीएनए टेस्ट होना चाहिए, इसे क्या समझा जाए, जबकि समाजवादी पार्टी को ये भी बताना चाहिए कि उनकी सरकार में ऐसे आरोपियों के खिलाफ कितने डीएनए टेस्ट हुए हैं। 8 अगस्त को वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पर भी मायावती ने ट्वीट किया और सरकार से इस मामले में जल्दबाजी न करने को कहा। बीएसपी प्रमुख मायावती 9 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के 1 अगस्त 2024 के निर्णय मुद्दे पर सामने आई और कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को संविधान संशोधन के जरिए जब तक निष्प्रभावी नहीं किया जाता, तब तक राज्य सरकारें अपनी राजनीति के तहत वहां इस निर्णय का इस्तेमाल करके SC/ST वर्ग का बंटवारा या क्रीमी लेयर को लागू कर सकती हैं। मायावती ने संविधान संशोधन बिल इसी सत्र में लाने की मांग की और अब इसी सत्र में संविधान संशोधन न लाकर अचानक वर्तमान सत्र को ही तय की गई निश्चित तारीख के पूर्व ही सदन जो है, संसद जो है वो स्थगित कर दिया गया, जिससे कि माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया ये असंवैधानिक निर्णय बना रहे। मायावती ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को भी घेरा और उनकी चुप्पी पर सवाल उठाए। कांग्रेस पार्टी चुप क्यों बैठी है? इन वर्गों को ये भी सोचने की बात है। चुनाव में तो ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे संविधान बचाने की, आरक्षण बचाने की। अब ये संविधान नहीं दिखा रहे किसी को, अब ये आरक्षण की बात नहीं कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी एंड कंपनी के लोग और भी पार्टियों के लोग। बीएसपी प्रमुख यही नहीं रुकी, बल्कि उन्होंने 11 अगस्त को एक ट्वीट किया और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर पलटवार किया। मायावती ने अपने ट्वीट में लिखा, कांग्रेस की ओर से क्रीमी लेयर के बारे में भी गोलमोल बातें की गई हैं। कांग्रेस के 99 सांसद होने के बाद भी संसद में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को निष्प्रभावी बनाने के लिए कोई भी आवाज नहीं उठाई गई, जबकि इस कांग्रेस ने संविधान और आरक्षण को बचाने के नाम पर ये सीटें जीती हैं। पिछले 10 दिनों में मायावती ने दलित आदिवासी आरक्षण बंटवारे के मुद्दे, बांग्लादेश में उपद्रव के मुद्दे, वक्फ बोर्ड के मुद्दे और अयोध्या गैंगरेप के मामले को जोर शोर से उठाया है। और 11वें दिन यानी 11 अगस्त को यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। यानी साफ है कि दलित और मुस्लिम कार्ड के जरिए बीएसपी इस उपचुनाव में अपना दम दिखाने की तैयारी कर चुकी है। इसके लिए सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों, जिला अध्यक्षों के साथ लखनऊ में बैठक भी की गई। मायावती यदि बेहतर तरीके से चुनाव लड़ेंगे तो इसमें निश्चित तौर पे इंडिया गठबंधन के लिए इस बार वो नुकसानदायक साबित होंगी, क्योंकि मायावती का उत्तर प्रदेश में अभी भी वोट बैंक है। और यदि आप पिछले लोकसभा चुनाव, उसके पहले 2022 के विधानसभा चुनाव को देखेंगे तो मायावती कहीं न कहीं एक बड़ा फैक्टर के रूप में उत्तर प्रदेश में अभी भी उपस्थित है। मायावती एक एक सीट की रिपोर्ट खुद देखेंगी। जीत के लिए हर समीकरण बिठाने के प्लान पर काम कर रही हैं। ऐसे में सवाल ये है कि बीएसपी की ये कोशिश किसके लिए खतरे की घंटी है। अगर अपने समीकरण के बूते बीएसपी जीत गई तो ये बड़ी बात होगी, लेकिन अगर ना ही जीती तो फिर किसका नुकसान करेगी? इस सवाल को समझने के लिए कुछ तथ्यों पर नजर डालना होगा। सबसे पहले समझिए कि वो कौन सी 10 सीटें हैं जहां पर चुनाव है और 2022 में ये सीटें किसके पास थी। समाजवादी पार्टी के पास 10 में से 5 सीटें थीं। करहल, मिल्कीपुर, सीसामऊ, कटेहरी और कुंदरकी। बीजेपी के पास 10 में से 3 सीटें थीं, खैर, फूलपुर और गाजियाबाद। मंझवा सीट निषाद पार्टी के पास और मीरापुर जयंत की पार्टी आरएलडी के खाते में थी। 2022 में इन 10 सीटों पर बीएसपी का कोई विधायक नहीं था। हालांकि 2017 की तस्वीर अलग थी। 2017 के यूपी चुनाव में बीजेपी 6 सीटों पर जीती थी। समाजवादी पार्टी के पास 3 सीटें थी और बीएसपी के पास सिर्फ 1 सीट। यानी पिछले 2 चुनाव में बीएसपी का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा। लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि अयोध्या गैंगरेप कांड और SC/ST आरक्षण में बंटवारे के मुद्दे की वजह से मायावती को मजबूती मिल सकती है।
देखिए, पिछले लोकसभा चुनाव में दलित वोटरों ने मायावती को छोड़ा था और इंडिया गठबंधन को वोट दिया था। अगर मायावती उतरती हैं तो इंडिया गठबंधन को दिक्कत होगी और दलित पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन जितना भी हटेगा वो इंडिया गठबंधन से हटेगा। भारतीय जनता पार्टी को जो दलित ट्रेडिशनली वोट देता रहा है, जैसे पासी हैं, धोबी हैं, वाल्मीकि, वो देंगे, पर नुकसान मायावती के आने से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का होगा। 10 सीटों पर दलित और पिछड़े वोटर निर्णायक भूमिका निभाते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में इन क्षेत्रों में अखिलेश के पीडीए फॉर्मूले का असर हुआ था, लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी की अग्नि परीक्षा है, क्योंकि बीजेपी की टीम 30 जमीन पर उतरकर जीत की तैयारी में जुटी है। तो सवाल है, क्या फिर से अखिलेश का पीडीए फॉर्मूला यहां हिट हो पाएगा? अखिलेश जी जिस तरह से पार्लियामेंट में बोल रहे हैं, उनके अंदर नया कॉन्फिडेंस आया है। वो समझते हैं कि यूपी के अंदर कोई ऑल्टरनेटिव नेता हैं योगी के बाद तो अखिलेश यादव ही हैं। तो अखिलेश यादव जी ये कोशिश करेंगे इस चुनाव के अंदर, जिता करके उपचुनाव के अंदर, कि वो अभी भी योगी के बाद अखिलेश, योगी के बाद कौन? अखिलेश, समाजवादी पार्टी। तो योगी जी के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना अखिलेश के लिए भी है, क्योंकि अपनी जीत का निरंतर आगे बढ़ाए रहना, एक जीत, उसके बाद दूसरी जीत, उसके बाद तीसरी जीत, इसलिए अखिलेश के लिए ये आर पार की लड़ाई जरूर है। वो दिखाने की कोशिश करेंगे अखिलेश की पार्टी भी जिंदा है और उनका नेतृत्व भी अभी भी एक्सेप्टेबल है। यूपी के 10 सीटों पर उपचुनाव है, लेकिन उनमें से एक सीट सबसे हॉट सीट है। उस सीट का नाम है मिल्कीपुर, अयोध्या की वही सीट जिस पर समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद विधायक थे। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराकर सांसद बन गए हैं और इसीलिए ये सीट खाली हो गई थी। अब इस सीट को जीतने के लिए बीजेपी और समाजवादी पार्टी में मल्लयुद्ध छिड़ गया है। खबर है कि अखिलेश यादव पीडीए फॉर्मूले के तहत सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे को मौका देने वाले हैं, ताकि दलित वोट ना छिटके। तो वहीं योगी आदित्यनाथ अपनी टीम 30 के साथ हिंदुत्व की पिच पर खेलकर मैदान मारना चाहते हैं। सियासी गलियारों में चर्चा है कि बीजेपी एसपी को हराकर अयोध्या की हार का बदला लेना चाहती है। सवाल है कि क्या ऐसा हो सकता है? अयोध्या के युद्ध में बुलडोजर के बाद आया बांग्लादेश। दोनों जगह दलित पीड़ित हैं और आरोपी मुसलमान। इस मुद्दे के जरिए योगी ने संभाला मिल्कीपुर का कमान। याद रखना, जो बांग्लादेश में हो रहा है, जो चर्चाएं हो रही थी अभी, वहां 90% जो हिंदू बचा है वह दलित समुदाय से है। बीजेपी ने सबसे पहले अयोध्या गैंगरेप को मुद्दा बनाया। अब बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को दलित से जोड़ रही है। जिन लोगों के मन में ये कोई भाव नहीं कि दुनिया के किसी कोने में कोई हिंदू प्रताड़ित हो रहा है तो उसके प्रति आवाज उठा सके, क्योंकि उसमें भी उन्हें लगता है कि अगर हम आवाज उठाएंगे तो कहीं यहाँ उनका वोट बैंक न खिसक जाए। क्या बांग्लादेश का नाम लेने से अयोध्या में वोट मिलेंगे? क्या बांग्लादेश में दलितों के उत्पीड़न वाले मुद्दे का असर अयोध्या के मिल्कीपुर में होगा? क्या मिल्कीपुर के पासी बांग्लादेश के दलितों के नाम पर बीजेपी को वोट देंगे? योगी के याद दिलाने से वोट करते वक्त क्या इस मुद्दे को ध्यान में रखेंगे? ये जो सबके मुंह सिले हुए हैं, इसलिए सिले हुए हैं क्योंकि इनके मालूम है कि बांग्लादेश को हिंदू उनका वोटर नहीं होगा। बीजेपी अयोध्या के हार के सदमे से निकलने के लिए मिल्कीपुर किसी भी कीमत पर जीतना चाहती है। इसे हासिल करने के लिए हिंदुत्व कार्ड खेल रही है। अयोध्या विजय के लिए योगी ही रणनीति बना रहे हैं। लखनऊ के साथ अयोध्या भी संभाल रहे हैं। राक्षसी वृत्तियां जब भी तरादाम पर प्रबल होंगी, उनका मुकाबला करने के लिए हमें तैयार होना पड़ेगा। मिल्कीपुर सीट बीजेपी के लिए कठिन समीकरण वाली सीट मानी जाती है। इस सीट के सियासी वजूद में आने के बाद से बीजेपी सिर्फ यहां 2 बार ही जीत सकी है। पहली बार 1991 में जीत मिली थी और दूसरी बार 2017 में यहां कमल खिला। इसीलिए सियासी समीकरण के लिहाज से बीजेपी के लिए मुश्किल माने जाने वाली इस सीट पर कमल खिलाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी गई है। अयोध्या दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पदाधिकारियों के साथ बैठक कर उनमें नई ऊर्जा का संचार करने के साथ ही सियासी गुणागणित भी बिठाते दिखाई पड़े।
संगठनात्मक ढांचे की समीक्षा करने के साथ ही सीएम योगी ने इस बात पर भी जोर दिया कि मिल्कीपुर उपचुनाव जीतना ही नहीं बल्कि जीत का अंतर बड़ा करना है। उन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव और इस साल हुए लोकसभा चुनाव में पार्टी को मिले वोटों की भी जानकारी लेकर गुणागणित समझाया। योगी आदित्यनाथ का प्लान बहुत अच्छा है। एक तो वो इस बात की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इलेक्शन माइनॉरिटी वर्सेस मेजॉरिटी हो जाए, और कई बार उनकी मेजॉरिटी और माइनॉरिटी की कोशिशें और फैसले पर पलीता भी लगा है, लेकिन इससे भी योगी को फायदा हो रहा है। योगी अपने वोटर्स को कम्युनिकेट करने में कामयाब हो रहे हैं। तो मेजॉरिटी और माइनॉरिटी पर जब भी इलेक्शन होगा तो भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जीतने में आसानी होगी, क्योंकि कास्ट इक्वेशन में अखिलेश यादव के पास इलाकाई बड़े बड़े नेता हैं जातियों के, तो कास्ट इक्वेशन कभी भी भाजपा के फेवर में नहीं जा सकता है। योगी आदित्यनाथ की नजर अखिलेश यादव के पीडीए में से डी पर है, यानी दलित पर, क्योंकि मिल्कीपुर में बीजेपी के लिए पीडीए ही खतरा है। अगर ये तीनों एक साथ रहे तो जीत मुश्किल होगी। इस समीकरण को आंकड़ों से समझिए। पी यानी पिछड़ा, जिसमें 65,000 यादव हैं। डी मतलब दलित, जिसमें करीब 1,10,000 दलित हैं। इनमें अवधेश प्रसाद की जाति पासी की संख्या 60,000 है और 50,000 अन्य दलित हैं। ए मतलब अल्पसंख्यक, जो के करीब 40,000 है। अगर आप यादव, मुसलमान और पासी का वोट जोड़ लेंगे तो इनकी संख्या करीब 1,65,000 हो जाएगी, जो किसी भी विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए बेहतर समीकरण है। इसीलिए सीएम योगी मिल्कीपुर उपचुनाव में दलितों को समाजवादी पार्टी से दूर रखना चाहते हैं। इस प्लान को सफल बनाने के लिए अयोध्या गैंग रेप कांड के बाद बांग्लादेश में दलितों के खिलाफ अत्याचार को मुद्दा बनाया, ताकि यहाँ हिंदू एकजुट हो सकें। हमें सम और विषम परिस्थिति में कोई हमारे मूल्यों के से डिगा न सकता हो, कोई हमें हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ न कर सकता हो, ये हम अवश्य प्रयास करें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बार बार विपक्ष को हिंदू विरोधी बताते दिखे और बांग्लादेशी दलितों का जिक्र भी उन्होंने कई बार किया। साथ ही ये भी कहा कि अब जनता को सोचना है कि उनका असली हितैषी कौन है। सकारात्मक ताकतें हैं जिनके मन में आपके प्रति सद्भावना नहीं, दिखावटीपन है, जो राम के अस्तित्व को नहीं मानते, जो कृष्ण के अस्तित्व को नहीं मानते, जिन लोगों के मन में भारतीयता के प्रति कोई सम्मान का भाव नहीं, वोट बैंक भी जिनको दुनिया के अंदर होने वाले किसी अत्याचार में वोट बैंक दिखाई देता हो, वो आपकी हितैषी कैसे हो सकते हैं। योगी आदित्यनाथ के अलावा मिल्कीपुर में 4 मंत्रियों को तैनात किया गया है। कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही के साथ राज्य मंत्री मयंकेश्वर सिंह, राज्य मंत्री गिरीश यादव और राज्य मंत्री सतीश शर्मा की ड्यूटी भी लगाई गई है। योगी जी का रोल बड़ा क्लियर है। योगी जी ने अपने आप को हिंदू हृदय सम्राट बना रखा है। पहले मोदी जी हुआ करते, परंतु योगी जी जब से अपने भगवा कपड़े पहनते हैं, उन्होंने अपने आप को हिंदू हृदय सम्राट की डिग्री दे रखी है। उस हिसाब से वो बर्ताव करते हैं। बांग्लादेश के ऊपर उन्होंने बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया है। हालांकि दलितों का नाम भी उसके अंदर जोड़ा है, परंतु उनके लिए चुनाव ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि पिछले जो 22 चुनाव जब हुए हैं, 10 में से 11 में से या 10 में से 7 इंडिया चुनाव जीत गया था, तो बीजेपी के लिए बहुत ही ये अस्तित्व की लड़ाई है। योगी हिंदुत्व और दलित कार्ड के जरिए मिल्कीपुर का मल्ल युद्ध जीतना चाहते हैं, जबकि अखिलेश पीडीए फॉर्मूले के सहारे आगे बढ़ रहे हैं। अखिलेश यादव विजय अभियान को जारी रखने के लिए अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे को टिकट दे सकते हैं, ताकि पासी समाज समाजवादी पार्टी के साथ बना रहे। देखिए, इंडिया गठबंधन और एनडीए ये दोनों अपने अपने प्लान से चल रहे हैं। अब वहाँ पे मूल फैक्टर अखिलेश और योगी हैं, और वो दोनों अपने अपने प्लान से इस हिसाब से चल रहे कि पीडीए के एजेंडे को लेके अखिलेश आगे बढ़ रहे हैं और हिंदुत्व का एजेंडा लेके योगी जी आगे चल रहे हैं। अब दोनों में हिंदुत्व और पीडीए में से किसका एजेंडा सक्सेस होता है, जो सफल होगा वो 10 सीटों में अपनी बेहतर स्थिति बना पाएगा। अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद ने मिल्कीपुर को जीतने के लिए अपने करीबियों को एक्टिव कर दिया है। खुद भी लोगों से मिल रहे हैं, आरोपों पर सफाई दे रहे हैं और एकजुट रहने की अपील भी कर रहे हैं। लेकिन उपचुनाव में बीएसपी की एंट्री से समाजवादी पार्टी की टेंशन बढ़ गई है। ऐसे में मिल्कीपुर का चुनाव बेहद दिलचस्प हो गया है।
और देखिए, अभी हमने आपको हिंडनबर्ग से जुड़ी हुई एक रिपोर्ट दिखाई थी। इस मामले में अब सीनियर वकील और राज्यसभा सांसद महेश जेठमलानी का बयान सामने आया है। उनका कहना है कि ये एक विदेशी साजिश लगती है और सरकार को हिंडनबर्ग के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट और उसमें जो आरोप लगाए गए हैं उस पर महेश जेठमलानी का ये बड़ा बयान। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट देखेंगे, आप देखेंगे कि काफी उनके जो इल्जाम है वो एक पार्लियामेंट में, जिसके ऊपर बादल है, भी क्लाउड है उसके सर पे, एक पार्लियामेंट मेंबर के पूछे गए सवाल के आधार पे, तो इसमें क्या कोऑर्डिनेशन हुआ है, ये एक फॉरेन कॉन्स्पिरेसी है और ये इंडियन पार्टिसिपेंट्स कौन है, इसपे भारतीय हिस्सा लेने वाले कौन है, ये सब एक्सपोज किया जाना चाहिए। तो राज्यसभा सांसद है महेश जेठमलानी, जो इस मामले को सीधे सीधे एक विदेशी साजिश करार दे रहे थे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।